दोस्तों 21 अगस्त 2024 को रोज़ की तरह अपने नियम से सुबह होती है और लोग अपने घरों से निकलते हैं टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए। तो दोस्तों जब लोग अपने घरों से मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक सड़क के किनारे एक बोरा पड़ा हुआ है। वो जो बोरा है उसका मुंह बंद है और उस बोरे में खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो बहुत सारे स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये चर्चा करने लगते हैं कि आखिरकार इस बोरे में क्या है और ये यहाँ पर क्यों पड़ा है। तो दोस्तों उन्हीं में से स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी देता है कि साहब यहाँ पर बस्ती में एक बोरा पड़ा हुआ है, जिस बोरे में हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई गलत चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस आकर के उस बोरे को खोलती है। बोरे को खोलती है तो देखती है कि बोरे को खोल करके देखती है कि उसमें एक लाश है जिसमें बहुत सारे चाकुओं से वार है और उसकी गर्दन को किसी धारदार हथियार से काटा गया है और उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल है। दोस्तों पुलिस इस बारे में पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिरकार ये लाश किसकी है, तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी पुलिस वहाँ पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेती है और सीसीटीवी कैमरों में ये देखती है कि 3 व्यक्ति हैं जो साइकिल पर इस बोरे को लेकर के आए थे और साइकिल पर इस बोरे को ला करके यहाँ छोड़ करके चले गए। दोस्तों हालांकि उन व्यक्तियों का कोई सुराग पुलिस तक नहीं लगता है, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और वहाँ तक वो कोई सुराग उनका नहीं लगा पाते हैं। तो थक हार कर वो जो पुलिस होती है सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देती है। तो तभी कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति होते हैं जो पुलिस स्टेशन पर आकर के संपर्क करते हैं कि साहब हमारा लड़का 13 अगस्त से लापता है और 13 अगस्त से उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और उसकी हमको अभी तक कोई खबर नहीं लगी है और मुझे अंदेशा है कि इस लड़के के साथ कोई अनहोनी हो गई है। दोस्तों पुलिस उन लोगों को उस व्यक्ति की लाश दिखाती है तो वो लोग पहचान लेते हैं कि हाँ साहब ये हमारा ही जो है घर का आदमी है और हम लोग इसी की तलाश कर रहे हैं और ये हमको नहीं मिल रहा है। दोस्तों पुलिस उनसे उस लड़के का मोबाइल नंबर पूछती है तो वो लोग उस लड़के का मोबाइल नंबर बता देते हैं कि साहब इस लड़के के पास ये मोबाइल नंबर था और इस मोबाइल नंबर से हमारी बात होती थी और अब आज 13 तारीख से ये अभी तक हमको नंबर नहीं लगा है। दोस्तों तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस उस नंबर की CDR निकालती है और CDR निकाल करके देखती है कि एक लड़की है जिस लड़की से उस लड़के की बार बार बात हुई है और जब से वो लापता हुआ है यानी कि 13 अगस्त से आखिरी बार उसकी जो बात हुई थी उस लड़की से हुई थी, इसके बाद उसकी किसी से बात नहीं हुई। दोस्तों जब उस पुलिस पता लगाती है, उस लड़की तक पहुंचती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम ललिता है और जब ललिता के बारे में उसके घर वालों से पूछा जाता है तो लड़के के घर वाले कहते हैं कि ललिता जो लड़का है जिसकी लाश बोरे में मिली हुई है उसकी मामा की लड़की की नंद है और ये लड़का आए दिन अपनी मामा की लड़की के यहाँ जाता था, इन दोनों का अफेयर्स था। दोस्तों इसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती चली जाती है और इस जो कांड था इससे पर्दाफाश कर देती है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था, ऐसी कौन सी घटना घट गई थी जिससे उस व्यक्ति को लाश को बोरे में भर कर के फेंकना पड़ा और आखिरकार उस लड़की ने उस लड़के के साथ क्या किया था। दोस्तों ये घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की। उस बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम जयप्रकाश था। जयप्रकाश पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, पढ़ने लिखने में उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं थी। वो अपनी मामा की लड़की के आँख सर जाया करता था। उसकी मामा की लड़की की एक नंद थी जो धीरे धीरे आते जाते उसने उस मामा की लड़की की नंद से संपर्क किया और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों में प्रेम होने के बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से मिलने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोस्तों घर वालों को जब इस बारे में बातचीत पता चली कि इन दोनों के बीच में ये चल रहा है तो दोनों को काफ़ी डांटा फटकारा और दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। दोस्तों इसके बाद लड़का गोवा चला गया। गोवा जा कर के इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगा। वो लड़की पटना में एक जगह किराए लेकर के रहने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी, BPSC की तैयारी करने लगी। कभी कभी क्या होता लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती थी वो चलती रही, एक दूसरे से मोबाइल से संपर्क किया करते थे और कुछ लोग उसके घर वाले ये भी बताते हैं कि जो लड़का था वो 5,000 रुपये महीने उस लड़की को भेजा करता था और लड़की उन पैसों से अपना खर्चा चलाया करती थी। कुछ पैसे उसे घर से मिलते थे लेकिन ये बात घर वालों को नहीं मालूम थी। इसके बाद वो लड़का कभी कभी उस लड़की के कमरे पर भी आया करता था और कमरे पर आकर के कई दिनों तक रुकता था। कई दिनों तक रुक कर के फिर अपने गोवा लौट जाता था और ये बात उनके घर वालों को पता नहीं रहती थी।
दोस्तों अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उसका भाई, जो उस लड़की का भाई था, उसके मोबाइल पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। जब वो बहुत सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करके देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पैरों तले ज़मीन इसलिए खिसक जाती है क्योंकि वो जो वीडियो उसके मोबाइल में आए थे वो उसकी बहन के अश्लील वीडियो थे। जब वो अपनी बहन के अश्लील वीडियो को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और इस मामले को दबाने का प्रयास करता है, लेकिन ये वीडियो बहुत सी जगह जा चुके थे, बहुत सी जगह से उसको फ़ोन आने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या है क्या नहीं है। उसके मामा के पास ये वीडियो गया, उसके जीजा के पास ये वीडियो गया। इसके बाद वो अपनी बहन से संपर्क करके पूछता है कि ये सब क्या है। तो उसकी बहन बताती है कि हम दोनों लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन इसने हमारी वीडियो को वायरल कर दिया है। इस बारे में हमें बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। दोस्तों वो लड़की उससे फ़ोन करके पूछती है तो वो लड़का कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दिया है। दोस्तों उसके घर वाले ये बताते हैं कि लड़के और लड़की के घर वालों को ये जब बात मालूम थी तो दोनों ने शादी के लिए एक बातचीत की थी कि क्यों ना मिल कर के इन दोनों की शादी कर दें, लेकिन उन दोनों की बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद उसका भाई अपनी बहन से कहता है कि इस लड़के ने ये ऐसा किया है, तुम इस लड़के को धोखे से बुलाओ और मैं फिर इसको देखता हूँ। वो लड़की मजबूरन उस लड़के को फ़ोन करती है कि तुम आओ मुझसे मिलने, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़का फ़ोन पर माफ़ी मांगता है कि मैंने ये तुम्हारे साथ जो किया है बहुत गलत है, मैंने तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी, अब मुझे क्षमा कर दो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ, हमने अपने घर वालों से बात कर ली है, घर वाले मेरे मान गए हैं और तुम जैसे ही आओगे तो हम दोनों की शादी करा देंगे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वो लड़का आता है तो सबसे पहले आकर के पटना में रुकता है एक जगह पर, उस लड़की को बुलाता है, दोनों चाय नाश्ता करते हैं। इसके बाद दोनों लोग एकदम से फिर वो कहती है कि चलो अब हम तुमको अपने घर वालों से मिलाते हैं, और उसको एक जगह ले जाती है और जिस जगह पर ले जाती है वहाँ से पहले से ही आदमी बैठे हुए थे। हालांकि लड़के ने उससे फ़ोन पर ये अंदेशा जताया था कि ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम मुझसे शादी आदि नहीं करना चाहती हो, मैं आ जाऊँ और तुम मुझे मरवा दो। उसने कहा नहीं तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और ऐसा झूठा वादा करके उस लड़के को बुला लेती है। वो लड़का आता है और जहाँ पर लड़की उसे ले जाती है वहाँ पर उसके भाई, जीजा और मामा पहले से घात लगाए बैठे हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। और पकड़ करके सबसे पहले तो उसकी बहुत पिटाई होती है और पिटाई होने के बाद उसकी गर्दन को धारदार हथियार से काट देते हैं और उसके पेट में बहुत सारे चाकुओं से वार करते हैं, जिससे उसकी आंतें वांतें भी बाहर निकल कर आ जाती हैं। दोस्तों इसके बाद उस लड़के की माँ का रोकर बहुत बुरा हाल है। उस लड़के की माँ रंभा से जब ये बात पूछी गई तो उस रंभा ने उन दोनों के प्रेम रिश्तों को स्वीकार किया, कहा कि ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। और तो उनसे पूछा गया कि जब ये दोनों आपस में प्रेम करते थे, घर वाले शादी के लिए भी मान गए थे, तो फिर आखिरकार इस लड़के की हत्या क्यों कर दी गई। तो उसकी माँ ने बताया है कि ये लड़का एक दिन वीडियो कॉल से बात कर रहा था इस लड़की से। तो जब वीडियो कॉल से बात कर रहा था तो उस लड़के ने देखा कि उस लड़की के कमरे में एक और लड़का है। अचानक से वो लड़का उसे वीडियो कॉल में दिख जाता है। तो जब अचानक से वो लड़का उसे वीडियो कॉल में दिख जाता है तो लड़का उस लड़की से उस लड़के के बारे में पूछता है कि ये तुम्हारी वीडियो कॉल में तुम्हारे कमरे पर जो लड़का दिखा है ये कौन है। तो लड़की बहुत तरीके से बहाना बना देती है। इसके बाद उस लड़के का शक उस लड़की पर गहराता चला जाता है और वो जाँच पड़ताल करता, पूछताछ करता। लड़की नाराज़ हो जाती है। लड़की नाराज़ होकर के उससे फ़ोन से बातचीत करना बंद कर देती है। तो जब फ़ोन से बातचीत करना बंद कर देती है तो दोस्तों उसने जो वीडियो पहले जब मिलता जुलता था जो बना करके रखे थे उन वीडियो को वायरल करना चालू कर देता है और वायरल करते करते उसके भाई के मोबाइल में एक दिन भेज देता है। और जब उसका भाई इस तरीके के वीडियो को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपना आपा खो देता है और इस तरीके की योजना बनाता है अपने मामा और जीजा के साथ मिल कर के और उस लड़के को धोखे से बुला करके उसकी जान ले लेता है। दोस्तों तो ये घटना उसके साथ हुई और इस तरीके से पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सभी आरोपी, जितने भी आरोपी हैं, उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। तो दोस्तों आज का ज़माना बड़ा ख़राब ज़माना है, ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो लड़कियां हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आजकल ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। इस सोशल मीडिया को अपने आप से दूर रखें और अच्छे रास्ते पर चलें, घर वालों के विश्वास को न तोड़ें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जिस तरीके से लड़का बेचारे की जो अपने जीवन से हाथ धो बैठा, उसकी माँ, उसका परिवार, सब कुछ तबाह हो गया। लड़की को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि योजना बनाकर मारने में वो भी शामिल की गई है। एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा कांड हो गया। तो
कहानी सुनाने का और इन सब घटनाओं को आपको अवगत कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही जो है, अगर आप जागरूक रहेंगे तो ही इन सभी चीज़ों से बच पाएंगे। तो जागरूकता ही आपको इन सब कामों से बचाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको रोज़ कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।